आज की इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। जनरली ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारे पास एक स्ट्रेस एलिमेंट होता है, उसके बाद फिर एनालाइज करके हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालते हैं और अलग अलग प्लेन पे स्ट्रेसेस निकालते हैं। लेकिन हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो ये होगा कि ये एलिमेंट आया भी कैसे आया। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से स्टार्ट, कि बीम है, बीम पे लोडिंग लगी है, फिर यहाँ से स्ट्रेस एलिमेंट आया, तब उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। तो पहले नंबर पे करेंगे हम ये। उसके बाद दूसरा नंबर होगा कि ठीक है, स्ट्रेस एलिमेंट हमने निकाल दिया, लेकिन करना क्या है इस स्ट्रेस एलिमेंट का, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, करना क्या चाहते हैं हम इसके अंदर, क्या ज़रूरत पड़ी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस की। तीसरे नंबर पे क्या है, जब हमने एलिमेंट निकाल लिया और पता कर लिया कि करना क्या है, तो एक टूल होता है मोहर सर्कल। तो हम पहले समझेंगे कि इससे मोहर सर्कल में कैसे जाया जाता है, और उसके बाद फिर हम फॉर्मूलेज देखेंगे। डेरिवेशन यहाँ पे नहीं कराएंगे, क्योंकि डेरिवेशन तो आप कहीं से देख भी लोगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूलेज लिख दिए जाएंगे। हाँ, बेसिक आपको बता दिया जाएगा कि इस एक कैसे आएगा और फॉर्मूलेज कैसे यूज़ करने हैं। और पाँचवें नंबर पे हम न्यूमेरिकल्स उड़ाएंगे एसएससी जेई के और गेट के। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास बीम है, चलो देखते हैं कि ये स्ट्रेस एलिमेंट आया कैसे। हमारे पास मान लो एक बीम है, ठीक है, तो ये बीम है, इसके ऊपर लोडिंग है, इसके आगे रिएक्शन। अब मान लो हमें यहाँ से एलिमेंट निकाल के लेके आना है कि जो हम एलिमेंट देख रहे थे, डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे, एलिमेंट आएगा कैसे। तो इसको समझो। तो इसके अंदर एलिमेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो हम होती है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसिस, और दूसरा होता है शेयर स्ट्रेसिस। चलो पहले शेयर स्ट्रेस से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से हम ये एलिमेंट कैसे निकालेंगे। तो ये एलिमेंट बना होगा ऐसे, इसके अंदर शेयर स्ट्रेस भी होगी और दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस भी होगी। तो देखते हैं पहले शेयर स्ट्रेसिस ये कैसे आया यहाँ से। तो अब इस पॉइंट को 3D में देखते हैं क्या हुआ। देखो यहाँ पे ये लोड था, यहाँ पे ये लोड आ गया। अभी हमने क्या किया, इस बीम को हमने कट किया है इमेजिनेशन में। तो अब जब हम इस कट करके देख रहे हैं, तो अगर सिर्फ आप इतना वाला एनालाइज करो, इधर वाला, और अभी आपने बिल्कुल इसको ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होने वाला है यहाँ पे कि सिर्फ इस बीम के ऊपर, आधे बीम के ऊपर ऊपर वाली फोर्स लग रही है। और जब ऊपर वाली फोर्स लग रही है तो ये उठना होगा स्टार्ट, ये। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जब लोड लगने के बाद आपने इसको देखा था तो ये बिल्कुल ऐसे ही स्थिर था, ठीक है, स्पेस में ऐसे ही था, ये ऊपर नीचे कहीं जा नहीं रहा था। लेकिन आपने जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक फोर्स लगनी ही पड़ेगी इस जगह पे, ठीक है, तभी ये डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बैलेंस हो पाएगी। तो उसकी वजह से आया यहाँ पे शेयर स्ट्रेस, ठीक है। अब इस एलिमेंट को बाहर निकाल के लाते हैं, कुछ ये ग्रीन वाले एलिमेंट को बाहर निकाल के लाते हैं। तो अभी हमने देख लिया यहाँ पे आ गया ये। अब बीम तो इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन आप इसका एलिमेंट को निकाल के देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी तो अपने इक्विलिब्रियम पे ही होगा, ये भी तो कौन सा ऊपर नीचे जा रहा था। तो आपने निकाल के जब इसको देखा तो ये इस तरह से लगी हुई थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये नीचे जा सकता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर की साइड आएगी एक फोर्स ऐसे। तो अभी इसको ऐसे मानो कि इधर से हमने देख ली नीचे की साइड फोर्स, और इधर की साइड देख ली ऊपर की साइड फोर्स। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर इधर की साइड से नीचे आएगी और उधर की साइड से ऊपर, तो ये अब घूमेगा ऐसे, ये ऐसे घूमेगा। लेकिन क्या यहाँ पे बीम के अंदर असली में जो असलियत में जो बीम है, क्या इसका एलिमेंट घूम रहा है, क्या इसके पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसको रोकने के लिए कुछ इस तरह की फोर्स लग रही होंगी, ठीक है, जो इसको उल्टा घुमा रही होगी। और ये इसे ऐसे घुमा रहा है तो ये इसे उल्टा घुमा रहा होगा। तो ये आ गया हमारे पास एलिमेंट। अब क्या किया था आपने, इस तरह से था, यहाँ पे इस तरह से फोर्स लग गई, ये ऊपर नीचे और इधर की साइड, ठीक है। अब आपने क्या करा, ऐसे करके इसे दबा दिया और इसको चपटा बना दिया बिल्कुल इस तरह से, और यही हुआ हमारा स्ट्रेस एलिमेंट ऐसे, ये बन गया कंप्लीट। तो ये हमने दिखा दिया शेयर, ये जो था इसका आधा काम हो गया। अब देखते हैं ये वाली स्ट्रेस कैसे आएंगी। अभी आपने ये तो देखा था कि ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स को बैलेंस कर ले रही थी, लेकिन क्या आपने नोटिस किया ये चीज़ कि ये वाली फोर्स इसको इस पॉइंट के अबाउट ऐसे भी तो घुमाएगी। लेकिन क्या ये बीम घूम रहा है? नहीं, बीम वहीं के वहीं है। तो कुछ ऐसी फोर्स लगनी पड़ेगी इधर की साइड जो कि इसको घूमने ना दे। तो कोई चीज़ ऐसे घुमा रही है तो यहाँ पे इसको ऐसे लगना पड़ेगा ताकि घुमाए ना। तो यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट लगेगा एम ऐसे। तो अब अगर जो हम इसे देखें ऐसे, इसको, इस पूरे एलिमेंट को, ये सही। तो अब अगर जो हम करें इस पीले वाले पार्ट को हम बाहर निकाल के लाएं, तो मान लो ये कुछ इस तरह से हो गया। ये जो येलो वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से है ये। तो इधर की साइड से लग रही है मोमेंट ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो मोमेंट जो है इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन असलियत में घूम नहीं रहा है, तो इधर से भी मोमेंट लगेगा, ठीक है। तो दोनों मोमेंट मिलके, ये मोमेंट इसको ऐसे घुमा रहा है, ये इसको ऐसे घुमा रहा है, तो ऊपर की साइड से ये कंप्रेस होने लगेगा इस तरह से। तो ऊपर वाली साइड आएगी कंप्रेशन, ठीक है। नीचे वाली साइड से ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों की साइड से ऐसे बाहर की साइड जा रही है, तो नीचे वाली साइड आएगी टेंशन।
तो मतलब इस वाले पार्ट में आएगी टेंशन इस तरह से और ऊपर वाले पार्ट में आएगी कंप्रेशन। तो हमने जो एलिमेंट था वो यहाँ पे लिया था इस जगह पे, तो इस वाला अगर जो न्यूट्रल एक्सिस है इसके नीचे है तो यहाँ पे लग रही है इस तरह से टेंशन। तो आ जाओ अपने एलिमेंट में, तो एलिमेंट में भी यहाँ पे लगेगी इस तरह से टेंशन, और इसको यहाँ पे चपटे वाले में दिखा दो, ये यहाँ पे लगेगी टेंशन। तो ये हो गई टाउ, ये हो गई सिग्मा। तो ये हमारा आया स्ट्रेस एलिमेंट। तो जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ये बीम से इस तरह से आता है। तो ये हमने सीखा स्ट्रेस एलिमेंट कैसे बनता है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चीज़ को कि आप अलग अलग जगह पे स्ट्रेस एलिमेंट बना सकते हैं क्या। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, इन सब पे स्ट्रेस एलिमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ हमने एसएफडी और बीएमडी भी बना लिया है, क्योंकि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा वहाँ पे सिग्मा जीरो होगा, और जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होगा वहाँ पे टो भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा हमने बना लिया। अब देखते हैं ए पॉइंट पे देखते हैं। ए पॉइंट सरफेस के ऊपर है, और सरफेस के पॉइंट के ऊपर हमारे पास जब बेंडिंग मतलब ट्रांसवर्स लोडिंग लगती है उस टाइम पे सरफेस के ऊपर शेयर स्ट्रेस नहीं आती। इसका प्रॉपर रीज़न बाद में देखेंगे। वैसे VAY/IB ये होता है शेयर स्ट्रेस, और जो ये एरिया होता है ये एरिया होता है कि जिस पॉइंट पे हमें, जैसे मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, तो शेयर स्ट्रेस इस पॉइंट पे निकालनी है, तो इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है ना वो यहाँ पे काउंट करते हैं। यहाँ पे ये है सरफेस पे पॉइंट, तो इसके ऊपर कोई एरिया है ही नहीं, तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा जीरो, तो शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाएगी। अभी फिलहाल ये देख लो कि ए पे शेयर स्ट्रेस जीरो है, तो मतलब ए पे शेयर स्ट्रेस जीरो, सी पे शेयर स्ट्रेस जीरो, डी पे शेयर स्ट्रेस जीरो, ई पे शेयर स्ट्रेस जीरो। तो यहाँ पे तो शेयर स्ट्रेस है ही नहीं। तो आपका क्या है, ए, सी, डी, ई, इन चारों पे शेयर स्ट्रेस तो नहीं आएगी, इन पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आएगी। चलो अब ए पॉइंट पे देखते हैं। ए पॉइंट पे टेंशन आ रही है कि कंप्रेशन आ रही है। तो वापस से देखें कि नीचे की साइड ये ऐसे बैंड होगा, तो जब नीचे की साइड बैंड होगा तो यहाँ पे जो होगी ऊपर की साइड कंप्रेशन आएगी, नीचे आएगी टेंशन, तो इस पॉइंट पे आएगी कंप्रेशन। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन आएगी। बी पॉइंट पे देखते हैं। बी पॉइंट है बिल्कुल बीचों बीच। अच्छा ये जो बीच वाली लाइन है इससे ये इधर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बीच वाला पॉइंट होता है इस पे शेयर फोर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते एक्चुअली, क्योंकि अलग अलग वैल्यू इसकी चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा इधर लिया इसको, मान लो तो इधर की साइड कितनी है, शेयर फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव है। और अभी हमने देखा था कि शेयर फोर्स अगर जो इस तरह से थी, मतलब शेयर फोर्स अगर जो पॉजिटिव होती है तो एलिमेंट ऐसा बनता है। ठीक है, इसको नेगेटिव एलिमेंट मान सकते हैं, और ये जो होता है इसको हम मानते हैं पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लो कि अगर जो शेयर फोर्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव एलिमेंट बनेगा। तो हम सीधा अगर जो शेयर फोर्स, अगर जो हम ये भी बनाना चाहें और हम देखें कि शेयर फोर्स अगर जो पॉजिटिव है तो हम इससे डायरेक्टली ये वाला एलिमेंट बना सकते हैं, नेगेटिव वाला। ठीक है, आप सिर्फ एक चीज़ याद रख लो कि शेयर फोर्स अगर जो मान लो पॉजिटिव है तो नेगेटिव एलिमेंट बनेगा। तो नेगेटिव एलिमेंट मतलब बस इसको ऐसे मान लो, बाकी सब तो आप अपने आप ही कंप्लीट कर लोगे इसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे शेयर फोर्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव एलिमेंट बनेगा किसका, बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे नेगेटिव एलिमेंट बनेगा किस तरह से, नीचे की साइड ये और ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फोर्स कितनी है, यहाँ पे कंप्रेशन है कि टेंशन है? देखो ये न्यूट्रल एक्सिस पे है, तो यहाँ पे ना कंप्रेशन है ना टेंशन है, तो यहाँ पे प्योर शेयर ऐसे आएगी। ठीक है, इसको हम प्योर शेयर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सिग्मा नहीं आ रहा है कोई भी। सी पॉइंट पे देखते हैं, अब जल्दी जल्दी करते हैं। सिग्मा सी पे शेयर स्ट्रेस नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ टेंशन है तो सिर्फ ये आ जाएगा। डी पॉइंट पे देखते हैं। डी पॉइंट पे यहाँ पे आपके पास शेयर स्ट्रेस नहीं आएगी, कॉर्नर पे है, और देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी नहीं है, इस जगह पे बेंडिंग मोमेंट नहीं है तो बेंडिंग स्ट्रेस भी नहीं आएगी। तो सी एलिमेंट बिल्कुल डी एलिमेंट पे कुछ नहीं आएगा। ई एलिमेंट भी देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉर्नर पे है तो कोई शेयर स्ट्रेस नहीं आएगी, ई पे भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एफ एलिमेंट देखते हैं, ये पॉइंट, तो इस पे शेयर स्ट्रेस आएगी, कौन सी आएगी, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस है तो इससे जो एलिमेंट बनेगा वो नेगेटिव वाला बनेगा, नेगेटिव मतलब ये। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, तो नेगेटिव एलिमेंट बना ऐसे ये, तो ये हो गया एफ। अच्छा एफ पॉइंट पे क्या है, कंप्रेशन आएगी, और ये चलो इसको भी देख लेते हैं। मान लो ये है, इस पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, तो शेयर स्ट्रेस वो नॉर्मल स्ट्रेस तो नहीं आएगी, लेकिन शेयर स्ट्रेस कितनी आएगी, शेयर स्ट्रेस आएगी यहाँ पे पॉजिटिव है एलिमेंट तो नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ ये आएगी। ठीक है, तो ये हमने सीखे एलिमेंट बनाने, बहुत ज़रूरी थे आगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब आते हैं वाई पे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस क्यों कर रहे हैं हम। तो वाई का ज़रा जवाब ढूंढते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई बीम है और हमने यहाँ पे लोड लगाया, तो हमें पता है कि इसके ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी सबसे ज़्यादा वो इस तरह से ही आएगी, सिग्मा। तो यहाँ पे अगर जो हमने 100 किलोन्यूटन लोड लगाया तो इससे एरिया से डिवाइड कर देंगे, और जो हमारे पास स्ट्रेस आएगा उसी स्ट्रेंथ का हम यहाँ पे मटेरियल यूज़ कर लेंगे। मान लो लेकिन क्या हुआ कि आप ये लेबोरेटरी में हम टेस्ट करते थे, मान लो आपसे ये स्पेसिमेन जो है टूट गया, और टूटने के बाद ये कुछ इस तरह से टूटा गिरने के बाद, और गिरने के बाद जब ये टूटा इस तरह से,
तो आपने इसके सरफेस पे ग्लू लगा के इसको जोड़ के रख दिया। अब अगले दिन जब टेस्ट हुआ तो वापस से 100 किलो न्यूटन जब यहाँ पे लोड लगाया तो क्या ये इस तरह से ही टूटेगा? ठीक है, या 100 किलो न्यूटन पे टूटेगा? नहीं, ये 100 किलो न्यूटन से कहीं पहले टूट जाएगा और इस एंगल पे टूटेगा, क्योंकि इसका जो अब हो गया ये वाला प्लेन हो गया वीक। तो अब हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि ग्लू जो है इतनी स्ट्रेंथ रोक सकता है। ठीक है, तो इस प्लेन पे तो हमें पता है, लेकिन अगर जो हम इस तरह से कितनी फोर्स लगाए कि ये टूटे ना, तो अब हमें ज़रूरत पड़ गई कि हमें ये वाली स्ट्रेस भी पता होनी चाहिए और इस प्लेन पे कितनी स्ट्रेस जनरेट हो रही है वो भी पता होनी चाहिए। मतलब हमें नॉर्मल पता है तो हमें इस पे भी पता होनी चाहिए, तब हम बता सकते हैं कि कितनी फोर्स इस पे लगा सकते हैं। मतलब कोई मटेरियल है जो कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे वीक है तो उस पर कितनी फोर्स लगाएं ताकि ये टूटे ना, तो हमें यहाँ पे भी स्ट्रेसिस का पता होना चाहिए। उन्हीं स्ट्रेसिस को, इससे ये स्ट्रेस निकालने को तरीका जो होता है वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसिस होती है। ठीक है, तो ये हमें पता चला वाई। तीसरा देखते हैं अब इससे, ये तो हमने बना लिया, अब इससे मोर सर्कल कैसे बनाएं इसको समझते हैं। तो आपको पता चल गया कि एक बीम है जिस पे उल्टी सीधी ऐसे कोई भी लोडिंग लग रही है, तो किसी एक एलिमेंट पे किस तरह से स्ट्रेसिस लग रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो ये एलिमेंट है। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे हम जब मोर सर्कल हम सीखेंगे। तो मोर सर्कल इससे कैसे बनाते हैं, तो पहले मोर सर्कल बनाना सीखेंगे, फिर उसकी सिग्निफिकेंस सीखेंगे, उसके एक एक पॉइंट का क्या मतलब है। तो पहले तो ग्राफ पे आ जाते हैं, एक्स वाई। अच्छा, ये होता है एक्स, ये होता है वाई। तो यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस है, और वाई रिप्रेजेंट करता है टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस। तो ये क्या थी, टाउ, और ये थी क्या, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस। सोम के अंदर हम टेंशन जो होती है वो पॉजिटिव में लेते हैं, कंप्रेशन लेते हैं नेगेटिव में। तो अभी हमने एलिमेंट में देखा था कि उस एलिमेंट के इस प्लेन पे इस तरह से टेंसाइल फोर्स लग रही थी, उसको हमने ऐसे दिखाया था, प्लस यहाँ पे शेयर स्ट्रेस थी यहाँ पे, तो शेयर स्ट्रेस यहाँ पे इस तरह से लग रही थी। अब यहाँ पे इसको मोर सर्कल में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे ही ये कोई प्लेन है, जैसे यहाँ पे ये प्लेन था ना, ये प्लेन था, ऐसे यहाँ पे कोई ये प्लेन है, तो उस प्लेन पे 50 एमपीए लग रही है ये, और 40 एमपीए लग रही है हमारे पास शेयर स्ट्रेस, जैसे ये लग रही थी और ये लग रही थी। तो देखो 50 एमपीए लग रही है ये, तो इधर की साइड ये जो है ये सिग्मा दिखा रहा है, और ये क्या है, पॉजिटिव मतलब टेंशन में है। तो हम इधर जाएंगे 50 पे, 50 यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से होगा, तो यहाँ पे जाएंगे 50। अच्छा, और ये जो है यहाँ पे लग रही है 40 एमपीए। अब मोर सर्कल के अंदर जो साइन कन्वेंशन होता है उसको ऐसे समझो कि मान लो ये है, और ये जो शेयर स्ट्रेस है वो इस तरह से है। ठीक है, अगर जो ये इस तरह से है, अब ये क्या कर रही है, इसको ये इस तरह से घुमा रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो होगा वो लेंगे नेगेटिव। और जैसे ये है, ठीक है, ये है, अब ये क्या है, इसको इस तरह से घुमा रही है क्लॉकवाइज, तो लेंगे पॉजिटिव। अभी समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे 50 एमपीए तो हम आगे पहुँच गए, लेकिन ये जो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है इसी प्लेन पे वो कितनी है, 40 एमपीए, वो इस तरह से है। तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन जो है इसे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो नीचे घुमाएंगे, नीचे आएंगे ये। तो मतलब 50 आगे गए थे, 40 नीचे आए, तो ये आ गया पॉइंट हमारे पास ये। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 50 कोमा -40, क्योंकि नीचे की साइड ये जो है ये है शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस कितनी है, -40। कैसे पता चला, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। चलो, अच्छा ये प्लेन हो गया। ठीक है, इस प्लेन पे आते हैं। इस प्लेन के ऊपर ये जो हमारे पास है कंप्रेशन में लग रही है, बाहर की साइड टेंशन, अंदर की साइड कंप्रेशन। ये कंप्रेशन में लग रही है 10 एमपीए, कंप्रेशन है मतलब नेगेटिव, तो -10 इधर आ जाएंगे। तो -10 तो आया इधर। ठीक है, अच्छा इस प्लेन के ऊपर जो ये लग रही है स्टेयर्स, ये वो लग रही है ऐसे, और ये, तो ये जो है दोनों मिलके इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे कितनी, 40। ठीक है, तो ये हो गया 50 -40, और ये हो गया -10 40। तो हमने ये दो पॉइंट जो है रिप्रेजेंट कर दिए। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को जब हमने जोड़ा तो यहाँ पे मिला हमें इस मोर सर्कल का सेंटर, और अब हम इसको मोर सर्कल ड्रॉ कर देंगे, इसको इन दोनों पॉइंट का यूज़ करके, और इसको सेंटर मानते हुए हम इसको मोर सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया मोर सर्कल। कि अच्छा हम इसको 40 को -40 ले लेते, कुछ फ़र्क पड़ जाता? नहीं, कोई ज़्यादा फर्क ना पड़ता। बस यहाँ पे पॉइंट आ जाता, ये हो जाता -10 को -40, और दूसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे 50 +40। बस इतना फ़र्क आता। तो मोर सर्कल के ऊपर जो अलग अलग पॉइंट है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखो ये जो प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर 50 नॉर्मल स्ट्रेस है और 40 जो है शेयर स्ट्रेस है। तो देखो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 -40। तो मतलब ये पॉइंट जो है इस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 50 इसके पास
जो हमारे पास है नॉर्मल स्ट्रेस है 40 शेयर स्ट्रेस है, ये पॉजिटिव वाली है, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि -10 है इसके ऊपर और -40 इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस है ये। तो हर एक पॉइंट इसके ऊपर एक एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब अगर जो ये ग्रीन डॉट देखें, अगर जो इसको पूरे सर्कल को हम यहाँ पे पॉइंट मान लो यहाँ पे पॉइंट करें, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अलग अलग प्लेन पे, यहाँ पे इधर इधर इस तरह से अलग अलग प्लेन होंगे जिन पे अलग अलग स्ट्रेस होगी। तो ये मोर सर्कल उन सबको रिप्रेजेंट करता है कि अलग अलग पॉइंट को, मतलब ये प्लेन है जैसे, तो ये हो गया, मान लो ये वाला जो प्लेन होगा वो होगा ये वाला जो प्लेन होगा वो होगा ये, मतलब इस तरह से हर एक प्लेन को ये मोर सर्कल के हर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हुई मोर सर्कल की कहानी कि मोर सर्कल कैसे बनाया, इससे मोर सर्कल कैसे बना। अब देखते हैं फॉर्मूलाज जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो फॉर्मूले बनाने से पहले एक बार मोर सर्कल देख लेते हैं वापस से। देखो मान लो सिग्मा एक्स है, तो सिग्मा एक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर स्ट्रेस भी है इसके ऊपर, टो एक्स, मान लो टो एक्स इसके पास शेयर स्ट्रेस है ये, तो टो एक्स यहाँ पे ये आया और यहाँ पे आएगा ये, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो टो एक्स आ जाएगा ये। ऐसे सिग्मा वाई है जो वो है ये, ठीक है। और ये क्या है, इसके ऊपर टो वाई आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो मोर सर्कल बनेगा हमारे पास ये। हम फिर से रिमाइंड करें कि हम कर क्या रहे थे, हम कर रहे थे क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस कर रहे थे, मतलब अलग अलग प्लेन पे क्या क्या स्ट्रेस होंगी। तो हमें ये तो पता है बाहर वाली स्ट्रेस, लेकिन हमें निकालनी है कि एंगल थीटा पे इस पे कितनी स्ट्रेस आएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल थीटा पे यहाँ पे कितनी स्ट्रेस आएगी, नॉर्मल कितनी आएगी और शेयर कितनी आएगी, ये हमें पता लगाना था। इस पे देखते हैं कि मान लो एंगल थीटा पे, एंगल थीटा किससे, सिग्मा एक्स वाला जो प्लेन है उससे। अच्छा ये प्लेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट को। ये कैसे हुआ, देखो सिग्मा एक्स है यहाँ पे ये और टो एक्स है यहाँ पे ये, तो ये क्या है सिग्मा एक्स और माइनस टो एक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्लेन को। अच्छा इस प्लेन से एंगल थीटा पे, ये भी ध्यान रखना क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट से, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाओ ऐसे, इससे एंटी क्लॉकवाइज पे, ठीक है। मान लो कोई प्लेन है तो यहाँ से अगर जो थीटा है तो यहाँ से 2 थीटा होगा, ठीक है। चलो थोड़ा जनरल केस ले लेते हैं। मान लो 2 थीटा हमारे पास यहाँ पे ये है, तो ये जो ये वाला प्लेन था, ये वाला जो प्लेन है वो कितना होगा कि यहाँ से 2 थीटा आए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज गए, देखो इस प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज थीटा है, ये वाला प्लेन क्या है, ये पॉइंट, इससे एंटी क्लॉकवाइज आए थीटा, तो इससे सेंटर से जोड़ के देखेंगे, इससे एंटी क्लॉकवाइज आए 2 थीटा। प्लेन में जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट से थीटा आते हैं तो मोर सर्कल में 2 थीटा जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेन आया ये, वो वाला कौन सा प्लेन होगा, वो प्लेन होगा ये, इससे रिप्रेजेंट करेंगे ये। तो ये जो ये वाला प्लेन होगा, अब इस प्लेन के ऊपर ये होगा सिग्मा और ये होगा टाउ। तो इस प्लेन पे जो सिग्मा और ये टाउ होगा, सिग्मा डैश और टाउ डैश होगा, ये हमें निकालना है। तो मतलब यहाँ पे ये सिग्मा टाउ है, ये सिग्मा डैश सिग्मा टाउ डैश है ये, और मोहर सर्कल में है ये। तो ये होगा इसकी सिग्निफिकेंस कि इससे हमने ये कैसे देखेंगे। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से अगर जो हम एंगल पे आएंगे इस पे, मतलब 2 थीटा पी, अगर यहाँ से 2 थीटा पी एंगल पे आ जाए तो हमारे पास कौन सा प्लेन मिलेगा, ये वाला प्लेन। अब इस प्लेन की खासियत क्या है, इस प्लेन की खासियत यह है कि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर टाउ का कॉम्पोनेंट नहीं है। देखो इस वाई एक्सिस पे टाउ थी, ठीक है, टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस, लेकिन इस एक्स एक्सिस पे टाउ की वैल्यू कितनी है, 0। तो मतलब इस पॉइंट पे जहाँ पे टाउ नहीं है वहाँ पे है सिग्मा। और एक और चीज़ आप इसको नोटिस करोगे तो इस ये मतलब मोर सर्कल जो पूरा है, इस पे जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो यही है, सिग्मा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये जो मैक्सिमम होती है वो है ये, और मिनिमम वाली कौन सी है, ये सिग्मा मिनिमम, सिग्मा मैक्सिमम। अच्छा सिग्मा क्या है, सिग्मा ये नॉर्मल स्ट्रेस। इन दोनों के बीच में ही सारी सिग्मा की वैल्यू लाई करेगी। देखो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ है, लेकिन ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, बीच में कहीं लाई कर रही है। मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है मान लो, तो यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू है वो कितनी है, ये। तो ये ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, उन दोनों के बीच में है। तो लेकिन जो सिग्मा मैक्सिमम है वो सिर्फ लाई कर रही है यहाँ पे, जहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो है 0। इसको प्लेन एलिमेंट में देखेंगे तो देखो यहाँ तक तो थीटा गए थे, तो यहाँ तक पहुँच गए थे हम, यहाँ से थीटा 2 थीटा पी गए, तो मतलब यहाँ से हम थीटा पी जाएँ अगर जो थीटा पी, ठीक है, थीटा पी अगर जो हम यहाँ से जाएँ ऐसे, तो हमारे पास जो ये होगा हमारे पास मेजर प्लेन, मतलब प्रिंसिपल प्लेन होगा हमारे पास ये, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन। और यहाँ पे जो सिग्मा होगा वो होगा ये सिग्मा 1, इसको हम कहेंगे, और सिग्मा 1 क्या होगा, ये।
अच्छा, क्या यहाँ पे सिग्मा वन के साथ साथ ये शेयर स्ट्रेस होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी शेयर स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, अब वापस से अपने जनरल केस पे आ जाते हैं। तो हम निकाल लेते हैं कि इस एंगल थीटा पे यहाँ पे एक सिग्मा आएगा और यहाँ पे एक टाउ आएगा। उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिग्मा डैश और टाउ डैश। यहाँ पे जो सिग्मा डैश और टाउ डैश होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, जब हमें सिग्मा एक्स सिग्मा इनकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है। तो देखो, ये हमें वैल्यू पता है तो हमें निकालना सिग्मा डैश और टाउ डैश। तो इसका फॉर्मूला याद रखो, सिग्मा डैश जो होगा वो होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस टू थीटा माइनस प्लस टो एक्स वाई साइन टू थीटा। और जो टाउ डैश की वैल्यू होगी, ये होगी टाउ डैश इज इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू साइन टू थीटा प्लस टो एक्स वाई कोस टू थीटा। आपको दोनों फॉर्मूले एज इट इज़ याद करने हैं, रटने हैं बिल्कुल, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो टाउ डैश लिया है वो इस साइड में पॉजिटिव लिया हुआ है, तो टाउ डैश जो आएगा, ठीक है, तो वो ऐसे वाला पॉजिटिव आएगा। एक और चीज़, ये जो एंगल है थीटा, ये कहाँ से लिया गया है, सिग्मा एक्स से। तो जो सिग्मा एक्स है उससे एंगल जो थीटा है एंटी क्लॉकवाइज, वो यहाँ पे लिया हुआ है। अब इससे कुछ और चेंज करेंगे तो वहाँ पे फिर चेंज करना पड़ेगा पूरे फॉर्मूले में। अभी सोल्व करते हैं इसको। तो फिर से देखिए, अगर जो सिग्मा डैश अगर जो हमें निकालना है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और टो एक्स वाई दिया हुआ है, तो उससे निकालेंगे हम सिग्मा डैश को इस तरह से, और टाउ डैश निकालना है हमें, तो हम यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे आ गई थी बात कि हमने देखा था कि यहाँ से अगर जो हम इतने एंगल पे चले थीटा पी पे, तो एक ऐसा प्लेन आएगा जिस पे टाउ नहीं है, बस सिग्मा है, और वही होगा मेजर, और इसके जस्ट अपोजिट होगा माइनर। सिग्मा थ्री से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अच्छा, हमने ये भी देखा कि यहाँ पे अगर जो हम थीटा मानते हैं तो यहाँ पे मोर सर्कल में आता है टू थीटा। ठीक है, तो मान लो ये प्लेन है और ये प्लेन है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो इन दोनों प्लेन के बीच में है एंगल 180 डिग्री का। तो एक्चुअल में दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो मतलब ये अगर जो हमने मान लो ये हमने सिग्मा वन निकाल दिया, ठीक है, सिग्मा वन निकाल दिया, तो सिग्मा थ्री जो होगा वो कहाँ पे होगा, 90 डिग्री पे सिग्मा वन से। तो सिग्मा थ्री होगा हमारे पास ये, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। एक और चीज़ देखते हैं, अगर हमसे पूछा कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन कौन सा है, शेयर स्ट्रेस का प्लेन मैक्सिमम, तो देखो ये सर्कल है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ पे है, मतलब इस लाइन पे कहीं पे होगी। तो देखो ये पॉइंट नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पे भी मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है। तो ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, मतलब सर्कल का डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, ये ऊपर वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये होगा टो मैक्स। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू होगी कुछ, ठीक है, ये यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू तो है कुछ, लेकिन यहाँ पे टाउ मैक्स है। ये जो पॉइंट है सबसे ऊपर वाला, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन है। प्लेन जो पॉइंट होता है हर कोई, वो प्लेन ही होता है। तो हमसे पूछे कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितने एंगल पे है। तो देखो मोर सर्कल में तो ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, अगर मोर सर्कल में 90 डिग्री पे है तो एक्चुअल में होगा 45 डिग्री। तो मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन जो होता है वो 45 डिग्री के एंगल पे होता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं इसको। अच्छा, ये तो हो गया जनरल की सिग्मा और टाउ निकाल दो। अगर जो हमसे डायरेक्टली पूछ लिया सिग्मा वन और सिग्मा थ्री निकाल दो, ये और ये, तो इसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो यहाँ पे है, ठीक है, हमने देखा था यहाँ से थीटा टू थीटा तक पहुँचे थे हम, टू थीटा तक, मतलब यहाँ पे थीटा तक पहुँचे थे तो हमारे पास आया था ये। लेकिन टू थीटा से नहीं, हम थीटा पी पे पहुँचे, यहाँ से टू थीटा पी पे पहुँचे, तो यहाँ से हम पहुँचेंगे थीटा पी पे। तो इस पे जो स्ट्रेसिस होंगी वो सिग्मा वन होगी, और यहाँ पे इसके जस्ट 90 डिग्री पे होगी सिग्मा थ्री। तो इसकी सिग्मा वन और सिग्मा थ्री की वैल्यू अगर जो हमसे पूछी जाए निकालने को, जब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और टो एक्स वाई हमको पता है, तो उसका फॉर्मूला होता है, ये याद रखने का फॉर्मूला है। दूसरा क्या है, सिग्मा वन और सिग्मा थ्री, इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब जब आप प्लस ले लोगे तो सिग्मा वन आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है सिग्मा वन की है, और जब आप माइनस ले लोगे यहाँ पे तो सिग्मा थ्री आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे कम वैल्यू इसकी है। अगर इस फॉर्मूले को मैं स्मॉल सर्कल पे दिखाऊँ आपको, तो सिग्मा एक्स टॉ एक्स वाई और सिग्मा वाई की हेल्प से हमने निकाला सिग्मा वन और सिग्मा थ्री। ये कैसे हुआ, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है सिग्मा वन। ये कैसे आई, देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, तो सिग्मा एक्स क्या है,
सिग्मा एक्स है ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है सिग्मा वाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है सिग्मा एक्स। देखो ये सिग्मा एक्स है ना, सिग्मा एक्स है यहाँ तक का, सिग्मा वाई है यहाँ तक का, दिख रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इन दोनों का हाफ करेंगे तो हम पहुँचेंगे सेंटर तक। तो ये जो डिस्टेंस हुई वही सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस है ये है रेडियस। तो मतलब अगर जो आपको रेडियस निकालने के लिए बोले, ठीक है, तो वो क्या होगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। तो ये है रेडियस। अच्छा, ये रेडियस यहाँ पे है तो यहाँ पे भी रेडियस होगी। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 यहाँ से यहाँ तक प्लस रेडियस, तो हम पहुँच गए सिग्मा 1 पे, ठीक है। एक और चीज़, अगर हम सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 तक पहुँचेंगे हम यहाँ पे, इससे हम रेडियस माइनस कर दें, मतलब वापस यहाँ पे आ जाएँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिग्मा 3। तो ये आ गया सिग्मा 3। तो प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस भी पता चल गया। एक और चीज़, अगर हमसे पूछे कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी है, तो इस पॉइंट पे देखो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होगी ये, तो ये क्या होगी जो रेडियस होगी वही मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी। तो रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस यही होती है। तो तीनों चीज़ें हमें पता चल गई। तो ये तो देख लिया हमने फॉर्मूलेज। अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स। पहले देख लेते हैं थोड़े से एसएससी के फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स, उसके बाद देखते हैं गेट के। तो ये क्वेश्चन है प्लेन कैरिंग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, सीधा देख लेते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ पे आती है। तो मोर सर्कल बनाया हमने, ठीक है, यह है प्रिंसिपल स्ट्रेस, यह है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या है मैक्सिमम, ये उसने सिंपल ये पूछा सिग्मा 1 और सिग्मा ये जो कहाँ पे होते हैं इनके प्लेन आपस में। तो सिग्मा 1 का प्लेन है ये, टॉम एक्स का प्लेन है ये, तो कितना एंगल है 90 डिग्री। तो एक्चुअल में कितना होगा 45 डिग्री। तो इसका आंसर वही इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू प्रिंसिपल प्लेन्स, प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पे, मतलब यहाँ से 90 डिग्री। अच्छा, सिग्मा 3 से भी 90 डिग्री है, दोनों से ही 45 डिग्री पे आएगा मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसमें इसकी मोर सर्कल की रेडियस बता दो, मतलब इसमें जो मोर सर्कल बनाएंगे उसकी रेडियस क्या होगी। तो बना के देख लेते हैं। सिग्मा डिस्टेंस पे ये बनाया, दूसरा भी सिग्मा डिस्टेंस पे है, कहाँ से सर्कल बना दोगे, कुछ भी नहीं है, जीरो रेडियस है इसकी। और अगर जो ये पूछ लेते हैं कि मान लो ये सिग्मा है और यहाँ पे इस तरह से कंप्रेशन हो गई, तो क्या करेंगे सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है कंप्रेशन में आ गया, सॉरी ये टेंशन में आया तो सिग्मा, यहाँ पे कंप्रेशन में आ गया तो इधर सिग्मा, ठीक है। इन दोनों को मिला दो, रेडियस क्या आ गई 2 सिग्मा। फॉर्मूले से देखना चाहते हो फॉर्मूले से देख लो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2xy है नहीं है, इसे हटाओ 0। सिग्मा एक्स कितना है सिग्मा, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस था, ठीक है। सिग्मा वाई कितना है माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा मान लो इसको, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बाई 2 सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर बाई का अंडर रूट, तो आ गया सिग्मा। देखो रेडियस सिग्मा है। हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया, एसएससी का ही क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस बता दो एक ऐसे प्लेन पे जो कि इंक्लाइंड है 15 डिग्री ऑफ द एक्सिस ऑफ द माइनर स्ट्रेस। तो पहले देखो माइनर स्ट्रेस कौन सी है, ये है कि ये है माइनर स्ट्रेस। माइनर स्ट्रेस का प्लेन है ये, उसने लेकिन बोला इंक्लाइंड एट 15 डिग्री टू द एक्सिस। एक्सिस क्या है, एक्सिस तो ये है। अब इससे 15 डिग्री पे जाना है हमें, तो 15 डिग्री इधर जाएँ कि इधर जाएँ, किधर ही चले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15 डिग्री मान लो आप इधर चले गए, ठीक है। अब यहाँ से ये ले लिया आपने। अब इस प्लेन पे आपको टेंसाइल स्ट्रेस बतानी है, ये कितनी होगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही करके दिखा दिया कि अगर जो आप डायरेक्शन चेंज कर देते तो क्या फ़र्क पड़ता। तो मान लो 15 डिग्री आपने इस तरह से लिया माइनर एक्सिस से, तो माइनर एक्सिस से 15 लिया तो यहाँ पे 15 आएगा, और ये जो हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल 115 डिग्री। तो मतलब मेजर प्लेन से 15 डिग्री पे एंगल है, ठीक है। मेजर प्लेन से 15 डिग्री पे एंगल है, तो मेजर प्लेन से यहाँ पे मोर सर्कल में होगा 30 डिग्री एंगल, यहाँ से 2 हो जाता है। अच्छा, ये क्या है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे भी क्या जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने क्या 15 डिग्री ये ले लिया था, और ये 15 डिग्री ये ले लिया, तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। तो मेजर प्लेन से क्लॉकवाइज, मेजर प्लेन से क्लॉकवाइज 15 डिग्री, तो मेजर प्लेन से क्लॉकवाइज 30 डिग्री। अब यहाँ पे ये है कितनी दूरी पे, इतनी दूरी पे। अच्छा, यहाँ से ये भी कितनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे। तो जो क्या सिग्मा की वैल्यू चेंज हुई, जो हमारे पास सिग्मा आने वाली थी, यहाँ पे जो सिग्मा आ रही है, यहाँ पे जो सिग्मा आ रही है, क्या उसकी सिग्मा की वैल्यू चेंज हुई, नहीं। ये भी यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे है, ये भी इतनी डिस्टेंस है, तो मतलब इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। बस फ़र्क इतना पड़ा कि ये एंगल कहाँ से है, कि अगर जो आप ये जो माइनर से दे दिया इसने 15 डिग्री पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेजर से हम लेंगे यहाँ पे इसको, मतलब अगर जो कहीं से भी एंगल दे दिया तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि मेजर प्लेन से कितने डिग्री पे है। अगर मेजर एक्सिस से 15 डिग्री दे देता तो हम यहाँ पे 15 डिग्री ना रखते, हम पहले उसको मेजर प्लेन से कितने एंगल पे है वो निकालते। तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं हम,
कि ये सिग्मा निकालने के लिए, सिग्मा डैश निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या था, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस टू थीटा प्लस टो एक्स वाई साइन टू थीटा। तो सिग्मा एक्स कितना है 2000, सिग्मा वाई कितना है 1000, 3000 बटे 2 1500 प्लस सिग्मा एक्स कितना है 2000 माइनस 1000, 1000 बटे 2 500 कोस टू थीटा, थीटा कितना था 15 डिग्री, मेजर से लेंगे 15 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 500 कोस 30 डिग्री मतलब √3/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1933, आंसर आ गया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कि ये जो स्ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ये परपेंडिकुलर स्ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं, ये मान लो ये सिग्मा एक्स है और ये सिग्मा वाई है, इन दोनों का जो सम होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई हमेशा कांस्टेंट होता है। तो मतलब अगर जो आपसे सिग्मा वाई डैश पूछ लिया जाता तो आप इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाते दोबारा से। आपके पास 2000 है प्लस 1000, ये आ गया हमारे पास 3000। अगर जो हमसे पूछ लिया जाए कि ये सिग्मा डैश तो आपने निकाल दिया, लेकिन इसके परपेंडिकुलर ये वाला सिग्मा डैश डैश क्या होगा, ये सिग्मा डैश है, ये सिग्मा डैश डैश है, तो ये क्या होगा, तो देखो सिग्मा डैश प्लस सिग्मा डैश डैश ये भी कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। सिग्मा डैश हम निकाल चुके हैं कितना 1933 प्लस सिग्मा डैश मतलब डबल डैश ये है ये, तो सिग्मा डबल डैश बराबर हमें पता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई कितना है 3000, तो सिग्मा डबल डैश हम निकाल देंगे यहाँ से 1067। तो अभी लास्ट कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने कि अगर हमारे पास ये है और ये सिग्मा एक्स है और ये सिग्मा वाई है, अब यहाँ पे इस एंगल पे मान लो थीटा एंगल पे कोई एक नया एलिमेंट आया, ठीक है, उस पर सिग्मा डैश हमारे पास ये आ गया, सिग्मा डैश आ गया, तो इसके परपेंडिकुलर आ गया सिग्मा डैश डैश, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई को हम कर देंगे सिग्मा डैश प्लस सिग्मा डबल डैश। तो मतलब सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई जो होता है कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, उस पर अलग अलग प्लेन होते हैं, उन सब पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वो जो एलिमेंट्स होते हैं उस पर जो स्ट्रेस होता है उसका सम कांस्टेंट होता है। चलो एक गेट का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। गेट में क्या है, ये एलिमेंट दे दिया, टेंसाइल स्ट्रेस है 80, कंप्रेसिव स्ट्रेस है 20 और शेयर स्ट्रेस है 25। उसने ये बोला कि इस एलिमेंट को कितना घुमाएं कि हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ जाए, मतलब घुमा के तो पूछता है ये गेट। इसके कहने का मतलब ये है कि मेजर एक्सिस से कितने एंगल थीटा पे हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आएगा, टो मैक्स हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इसको अगर जो हम मोर सर्कल बना के समझे, इसको मोर सर्कल बनाते हैं, चलो इसको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 80 इधर आए, ठीक है, 80 के बाद 25। अब देखो, तो ये देखो, ये यहाँ से ये है और ये है, इस प्लेन पे देख रहे हैं 25 ये है, इसको घुमा रहा है क्या क्लॉकवाइज, तो ऊपर जाएंगे 25 ऊपर, ठीक है, ये हो गया 80 और ये ऊपर हो गया 25 ऊपर, तो ये पॉइंट हो गया 80 25, ठीक है, ये शेयर स्ट्रेस है, ये सिग्मा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्लेन जो है उसका ऊपर वाला ये क्या है, 20 कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, मतलब 20 लग रही है कंप्रेसिव फोर्स, और वापस से ये लग रही है ये और ये मिलके इसको घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब नेगेटिव आएंगे, -25 जाएंगे नीचे, तो कितना हो गया 20 और 25, तो ये हो गया -20, 25। इन दोनों को मिलाओ और उसके बाद मोर सर्कल बना दो, सॉरी, ये हमारे पास बन गया मोर सर्कल। थोड़ा सा साफ बना देते हैं, तो मतलब 80 यहाँ पे आए सीधा, 25 गए ऊपर, ऐसे ही -20 आए इधर, 25 आए नीचे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि इस प्लेन से, तो मतलब इसको सेंटर से यहाँ से मोलो, इस प्लेन से कितना एंगल पे जाएं कि हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ जाए। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या आएगी, जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, एसएससी पूछता है हमसे कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन कितनी दूरी पे आएगा, ठीक है। ये तो ये तो 90 डिग्री होता है, मतलब 45 डिग्री पे आएगा, जबकि गेट पूछता है हमसे कि ये एक पर्टिकुलर प्लेन है, इससे यहाँ पे कितनी उस पे आएगा, एंगल पे आएगा, तो हमें ये थीटा निकालना है, तो यहाँ पे 2 थीटा होता है, एक्चुअल में थीटा हमें निकालना है ये। तो हमें ये एंगल पता है कितना होगा, ये एंगल तो 90 डिग्री दिख ही रहा है। अगर हम ये एंगल निकाल दें और हमें ये पता चल जाए तो हम ये निकाल देंगे। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा, देखो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और पीछे डिस्कस नहीं किया था, अब डिस्कस कर लेते हैं। हमने 2 फॉर्मूले देखे थे, एक देखा था हमने सिग्मा डैश का फॉर्मूला और देखा था हमने एक टाउ डैश का फॉर्मूला।
कि टाउ सिग्मा डैश का फॉर्मूला था कि जैसे मान लो हमारे पास ये था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टो एक्स वाई। तो जो हमारे पास यहाँ से हम थीटा एंगल पे आते थे तो यहाँ पे सिग्मा निकालते थे सिग्मा डैश, और यहाँ पे निकालते थे टाउ डैश। तो दोनों के फॉर्मूले थे, क्या क्या थे इसका पता है आपको? तो सिग्मा एक्स डैश और टो डैश का फॉर्मूला था ये, ठीक है। अच्छा, और हमें ये भी पता है कि जो सिग्मा वाई और सिग्मा थ्री प्लेन है उस पर जो टाउ की वैल्यू है वो है 0। तो अगर जो मैं सिग्मा एक्स टाउ और सिग्मा वाई टाउ की वैल्यू पता है, इनकी वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे सिग्मा एक्स डैश और टाउ डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि टाउ डैश, अगर टाउ डैश को हम जीरो कर दें, तो टाउ डैश को हम जीरो कर दें तो हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू आएगी थीटा की, जैसे मान लो सिग्मा एक्स डैश और ये है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये हमने देख लिया। अब यहाँ से कुछ एंगल होगा थीटा, उस एंगल थीटा पे हमारे पास क्या निकल रहा है सिग्मा वन। तो अगर जो हम टाउ की वैल्यू जीरो कर दें, तो टाउ की वैल्यू अगर जो हम जीरो कर देंगे तो ये जो थीटा की वैल्यू आएगी वो थीटा की वैल्यू ये वैल्यू आएगी, ये 2 थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब इस प्लेन से जो हमारे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो इस एंगल पे होगा। इसको समझो कि अगर जो हम टाउ को जीरो कर देंगे तो इस प्लेन से जो हमारे पास ये एंगल यहाँ पे इससे निकल के आएगा वो हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन ही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन पे टाउ की वैल्यू है 0। तो जैसे ही टाउ की वैल्यू 0 करी हमने, तो ये देखें सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा इजकल टू टो एक्स वाई कोस 2 थीटा। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आई tan 2 थीटा इजकल टू टो एक्स वाई 2 अपॉन सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स। तो अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई वाले प्लेन से थीटा अगर जो हम घूमेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन आ जाएगा। अब क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो अगर जो थीटा की वैल्यू आई पॉजिटिव, देखो हमने देखा होगा साइन, ये हमने पढ़ा था इधर, यहाँ पे साइन कोस दोनों पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो हम चलते हैं कि इधर से इधर चलते हैं हम, तो थीटा होता है पॉजिटिव, और इधर से इधर चलते हैं तो थीटा होता है नेगेटिव। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो थीटा अगर जो पॉजिटिव आया, वेट ये एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा अगर जो नेगेटिव पॉजिटिव आया तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, थीटा अगर जो नेगेटिव आया तो क्लॉकवाइज जाना है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो थीटा निकालो, थीटा निकालने के बाद अगर पॉजिटिव आया तो हमें इधर जाना है सिग्मा वन जाने के लिए, अगर नेगेटिव आया तो दूसरा। अब इसको इस क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था tan 2 थीटा इजकल टू 2 टो एक्स वाई अपन सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स। इसको यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। तो tan 2 थीटा इजकल टू 2 टो एक्स वाई सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, मतलब सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स वाले प्लेन से, मतलब सॉरी सिग्मा एक्स वाले प्लेन से अगर हम 2 थीटा नीचे जाएंगे, ठीक है, या फिर ऊपर जाएंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन आ जाएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं। tan 2 थीटा इजिकल टू 2 इंटू टो एक्स वाई कितना है 25 अपॉन सिग्मा वाई कितना है 80 माइनस सिग्मा एक्स कितना है, सॉरी सिग्मा वाई है -25 -20 सॉरी -20 और माइनस सिग्मा एक्स कितना है 80। तो हमारे पास आया कितना 50 अपॉन -100, ठीक है। तो यह है हमारे पास -1/2 मतलब जो एंगल की वैल्यू है वो आ रही है क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ से हम मतलब इस वाले उससे हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, कितना tan 2 थीटा इजकल टू -हाफ। तो 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, शिफ्ट वो tan इनवर्स 1/2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ये 26.56 डिग्री। तो मतलब 2 थीटा की वैल्यू आ गई 26.56 डिग्री। मतलब यहाँ से हम यहाँ से क्लॉकवाइज गए 26.56 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो हमारे पास प्लेन है वो आ गया। हमसे क्या पूछा था कि ये डिस्टेंस पूछी थी हमसे, ठीक है। अच्छा टोटल है 90 डिग्री, यहाँ से ये माइनस कर दी तो हमारे पास आ जाएगी ये। तो मतलब इस प्लेन से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन कितनी दूर है वो निकालना था हमें। तो ये हो गया 90 माइनस 26.56, 90 माइनस 26.56, तो यहाँ हमारे पास 63.44। लेकिन अभी आंसर ख़त्म नहीं हुआ, हमें यहाँ पे मोहर सर्कल से हमने निकाल दिया 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल होता है वो डबल में होता है। तो एक्चुअल में जो ये थीटा होगा वो इसका हाफ होगा, तो इसका हाफ करेंगे तो 1/2, ये होएगा 31.72 डिग्री। सो ये आ गया हमारा आंसर 31.72 डिग्री। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया और कुछ न्यूमेरिकल भी करा दिए। आप चाहोगे कि ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको और चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो मैं एक अलग से न्यूमेरिकल की भी वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट में बताइएगा कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू।